और सेशन 8 के अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारा एक बहुत ही शानदार ऑर्गन है जिसका नाम होता है स्किन। क्या है मन जी? स्किन। स्किन। स्किन के बारे में आपको एक चीज बताता हूं। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या है सर ये? सबसे बड़ा ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और ऐसा माना जाता है कि अगर एक अडल्ट इंसान है जिसका वेट लगभग 60 से लेकर 65 किलो है, उसकी बॉडी के अंदर लगभग लगभग 9 पाउंड होता है स्किन। कितना होता है सर? नो पंप। बोले तो लगभग कितना हो गया? 3.5-4 किलो के आसपास हो गया। तो इतना हमारी स्किन का वेट होता है एक अडल्ट इंसान के अंदर। और स्किन क्या है? स्किन हमारा बॉडी का सबसे आउटर, सबसे भारी पार्ट है जो एक्सपोज रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम, ये पार्ट है हमारा, इसे इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं सर इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी जो भी भारी चीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, टॉक्सिन्स हो, गंदगी हो, पोल्यूशन हो, सबसे पहले वो हमारी स्किन पे कांटेक्ट करता है। और स्किन पे क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? पोज होते हैं, बड़ी बड़ी छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है? तो ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके साथ साथ छिद्र में जो टॉक्सिन या पोल्यूशन जम गया है वो भी बाहर निकलता रहे और हमारी स्किन हेल्दी बनी रहे। उसके अलावा स्किन का जो पर्पस है इम्यूनिटी बढ़ाने का, वो ये कर सके। तो स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत शानदार, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि ये फिजिकली एक्सपोज है सबसे ज्यादा, तो इसमें इंफेक्शन होने की, प्रॉब्लम होने की, एलर्जी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में हमें जो मिलता है ना, वो मिलता है सबसे पहले स्किन फ्री रेडिकल इंडेक्स। क्या मिलता है हेमंत जी? स्किन फ्री रेडिकल इंडेक्स। यानी ये इंडेक्स हमें बताता है कि हमारी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल का प्रभाव कितना हो सकता है। और फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल बोले तो वो स्पीसीज, वो पार्टिकल्स जिनके पास होता है एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सर? एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है जिसका कोई जोड़ीदार साथी नहीं होता। वो क्या होता है? अकेला होता है। इसलिए वो क्या करता है? वो हमारी स्किन, बॉडी, ऑर्गन या कहीं पे भी वो जाता है और वहां पे जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारी चाहे स्किन हो, लिवर हो, किडनी हो, कोई भी बॉडी पार्ट हो, उसको ये डैमेज कर देता है फ्री रेडिकल्स। तो अगर किसी के स्किन का फ्री रेडिकल्स का इंडेक्स ज्यादा आ जाता है तो इंडिकेट करता है कि उसकी स्किन में फ्री रेडिकल का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। उससे क्या होगा? उससे उसको स्किन प्रॉब्लम, और सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगा वो होगा रिंकल्स। क्या आएगा सर? रिंकल्स। झुर्रियां आएंगी और समय से पहले या जवानी में ही इंसान बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा। स्किन का जो टेक्सचर है या उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा और इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर स्किन फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ जाए। नेक्स्ट आता हमारे पास स्किन कोलेजन इंडेक्स। और लास्ट टाइम 7वें सेशन में हमने बात किया था कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज ए कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट हो, सबको कनेक्ट करता है ताकि वो एक प्रॉपर शेप में रहे। तो स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा? हमारी स्किन लूज हो जाएगी और लूज होगी तो क्या होगा? रिंकल्स ज्यादा होंगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा, जो बोलते हैं खाल त्वचा लटक जाती है, ढीली पड़ जाती है, ऐसा हो जाएगा। उसका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा और हम अच्छे नहीं दिखेंगे। हमारा जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, वो खराब हो सकता है अगर स्किन में कोलेजन की मात्रा कम हो जाए। क्या हो जाए सर? इसकी बात कम हो जाए। कम हो जाए तो हमें हमारी जो अपीयरेंस है वो प्रभावित होगी, रिंकल्स ज्यादा आएंगे और हमारी त्वचा लटकी लटकी या ढीली ढीली रह सकती है। ये होता है बिकॉज ऑफ स्किन कोलेजन के कम होने से। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्किन ग्रीस इंडेक्स। क्या है सर? स्किन ग्रीस इंडेक्स। ग्रीस, आम भाषा में तो ग्रीस, अगर ग्रीस क्या करता है? ग्रीस प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन, यानी ये ल्यूब्रिकेशन या लचीलापन देता है। तो अगर किसी का स्किन में ग्रीस इंडेक्स कम हो जाए तो क्या होगा?
स्किन बनेगी रफ, टाइट, इसको बोलते हैं ठोस, खुरदरा स्किन हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे फिजिकल अपीयरेंस तो प्रभावित होगा, उसके अलावा स्किन रहेगी ड्राई। कैसा रहेगा सर? स्किन ड्राई हो जाएगी। ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स, यानी स्किन का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर स्किन का इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ा हुआ आता है, अगर स्किन का इम्यूनिटी आता है बढ़ा हुआ, तो इंडिकेट करता है कि उस इंसान को कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। क्या बोला सर? स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है, अगर इम्यूनिटी आए बढ़ा हुआ। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम आए तो उससे भी क्या होगा, उससे भी उसको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो कम होगा तो मतलब इम्यूनिटी कमजोर है, और ज्यादा हो जाए तो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, इसलिए स्किन के अंदर इम्यूनिटी कंटेंट की मात्रा ज्यादा है। नेक्स्ट आता है स्किन मॉइस्चर इंडेक्स, यानी हमारी त्वचा में नमी कैसा है। और नमी कम होगा तो अगेन त्वचा हमारी टफ रहेगी, सूखापन ज्यादा होगा, ड्राइनेस रहेगी, उससे क्या होगा, हमारा अपीयरेंस, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी। फिर आता है स्किन रेड ब्लड ट्रेस इंडेक्स, यानी हमारी त्वचा के ऊपर जो लाल लाल निशान होते हैं या निशान हो जाते हैं कई बार, अगर वो ज्यादा होते हैं तो यहां से उसका इंडिकेशन हमें मिल सकता है। नेक्स्ट आता है स्किन इलास्टिसिटी इंडेक्स, यानी हमारी जो त्वचा है उसका लचीलापन कैसा है। अगर स्किन का इलास्टिसिटी शानदार होगा, नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, तो मतलब हमारी स्किन अच्छी रहेगी, उसका जो टेक्सचर्स है, उसका शेप जो है, उसका साइज जो है, या उसकी अपीयरेंस है, वो बहुत शानदार रहेगी और हम अच्छे दिखेंगे। लेकिन अगर स्किन का इलास्टिसिटी कम हो गया तो क्या होगा, उससे हमारी जो स्किन है वो मुरझा जाएगी और हो जाएंगे रिंकल्स। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बताना नहीं है, और वो है स्किन मेलानिन इंडेक्स। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबको बाहर से दिख जाता है। क्या होता है मंजी इसमें? इसमें बाहर से दिख जाती है, बाहर आउट से दिख जाता है। मेलानिन, मेलानिन क्या है? एक्सटर्नल ब्लैक, एक्सटर्नल। हाँ ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट जिससे त्वचा हो जाती है काली या सांवलापन जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन। तो आप शक्ल देख के इसे बता सकते हैं कि रंग फेयर है या थोड़ा सा डार्क है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन इंडेक्स। और लास्ट में आता है स्किन हॉर्नीनेस इंडेक्स, यानी हमारी त्वचा कितनी रफ, टफ या कहें खुरदरी है। अगर हॉर्नीनेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, खुरदरापन रहेगा। आपने देखा कई इंसान की जो एड़ियां फट जाती हैं या हाथ फटे रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हॉर्नीनेस। तो अगर हॉर्नीनेस ज्यादा है तो उसको स्किन में जो अपीयरेंस वो अच्छा नहीं रहेगा, सुंदर दिखाई नहीं देगा, और रफनेस या खुरदरापन भी बढ़ सकता है। सो दिस इज ऑल इन स्किन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी का स्किन में कोई प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि कोई फंक्शन डाउन हो रहा है, उस स्किन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें रिकमेंड करना है, वो रिकमेंड करना है पानी। क्या रिकमेंड करना है सर? पानी। पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी है, और पानी के अंदर ना सिर्फ पानी नहीं, पानी के अंदर हमने डालना है KAMD। क्या डालना है सर? KMD। KMD ड्रॉप डाल के पानी पीना है। क्यों? क्योंकि KMD ड्रॉप है क्या, उसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, और मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है जो हमारी स्किन की सेल को अच्छा करने में हेल्प करता है, स्किन की शेप को, इलास्टिसिटी को अच्छा करता है KMD। या आप कर सकते हैं, अगर स्किन प्रॉब्लम दिखे तो आप जो हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड विस्कोफाइट, उसका भी कॉटन से लगा के उसको पूरे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जब पीना है तो पानी के अंदर डाल के पिएंगे हम हमेशा KMD ड्रॉप। उसके अलावा स्किन को अच्छा करने के लिए, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, रिंकल्स हो रहे हैं, उसका जो सुंदरता है वो कम हो रही है, अपीयरेंस कमजोर हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम रेकमेंड करेंगे ट्रिपल स्टेम सेल। क्या देंगे सर? ट्रिपल स्टेम सेल। कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो आंख बंद के दे दीजिए, ट्रिपल स्टेम सेल चॉइस आपकी है। आप ड्रॉप दें, पाउडर दें या टैबलेट दें। नेक्स्ट आप रेकमेंड कर सकते हैं अकाई बेरी। क्या दे सकते हैं सर? अकाई बेरी। अकाई बेरी, हिमालयन बेरी, डेली प्लस। और अगर स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, पिंपल्स हैं, तो आप जरूर ऐड कीजिए। आपने ऐड करना है कोई भी सप्लीमेंट जिसमें होता है ओमेगा 3। क्या होता है सर? ओमेगा 3। चाहे वो हिमालयन बेरी जूस हो, ओमेगा 3 ड्रॉप हो, ओमेगा 3 कैप्सूल हो, या हो फ्लैक्सीड कैप्सूल। क्यों? क्योंकि ओमेगा का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, ओमेगा हमारी बॉडी के अंदर रोकता है
इन्फ्लामेशन को, किसको रोकता है सर? एग्जामिनेशन को, इन्फ्लामेशन, यानी जो एलर्जी होती है या खुजली होती है या दर्द होता है या सूजन आती है, उसको रोकता है ओमेगा। और स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, वो शुरू होती है किससे? खुजली से, है ना सर? पहले खुजली जी होती है, हम खुजली करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आप ऐड कर देंगे ओमेगा प्रिपरेशन। उसके अलावा कोई भी वो चीज, वो सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, वो आप दे एंटी सकते हैं। एजिंग, एंटी एंटी एजिंग, एजिंग ड्रॉप, एंटी एजिंग ड्रॉप दे सकते हैं। और दे सकते हैं हम ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ड्रॉप दे सकते हैं, एलोए नोनी ड्रॉप दे सकते हैं। उसके अलावा दे सकते हैं नोनी जूस, एलोवेरा जूस, गोल्ड तुलसी, गैनडर्मा प्लस। तो बहुत सारे सप्लीमेंट हमारे पास जो हम स्किन के लिए दे सकते हैं, लेकिन जरूरी देना है ट्रिपल स्टेम सेल और ओमेगा 3 प्रिपरेशन। ठीक है सर? ये तो सर इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल की अगर बात करें तो जैसे महिलाओं में एक्सटर्नल की ज्यादा बात करें रिंकल तो की, सर आप क्या बोलेंगे? अगर अगर एक्ने एक्जिमा हो रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं एलोवेरा नीम फेस वॉश या नीम फेस वॉश, नीम कैप्सूल भी ले सकते हैं। उसके लिए प्रीति से बात करें, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे शायद सर ना, कि स्किन ओके प्रॉब्लम बाहर से तुम क्या क्या रिकमेंड करेंगे। वी आर जी, हियर टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट्स पार्ट ऑफ। ठीक है सर? ओके ओके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्किन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, और वो है हमारा आई फंक्शन। क्या है सर? बाई फंक्शन, वाई नहीं सर, वाइफ नहीं सर, आई आई, आंखें का आई फंक्शन फंक्शन, कैसा है, आई हमारी आई आंखों का इंडेक्स। स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। आई इंडेक्स बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे आई फंक्शन। और यहाँ पे जो सबसे पहला रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। रिपोर्ट क्या है? ऑब्रिकुलरिस मसल हाइपरट्रॉफी। क्या है सर? मसल हाइपोट्रोफी, हाइपरट्रॉफी। देखिए लिखा है आई इंडेक्स, हाइपरट्रोफी। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। ये समझिए क्या होता है ऑब्रिकुलरिस मसल हाइपरट्रॉफी। मतलब अगर किसी इंसान का जो पलक झपकना है, पलक झपकने झपकने का जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा? लंबे समय तक उसकी आंखें खुली रहेंगी। ऐसा होता है सर ना कई लोगों के साथ, कि आंखें बहुत लंबे समय तक खुली रहती हैं और सोते हैं तो भी आंखें खोल के सोते हैं। देखा आपने कोई ऐसा? बिल्कुल देखा है। वो ना, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्रिकुलरिस मसल हाइपरट्रॉफी। अगर कोई आंखें खोल के सोता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्रिकुलरिस मसल हाइपरट्रॉफी, लेकिन ये हम किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है मन जी? यस, नेक्स्ट जो बता सकते हैं, बताने में चाहिए, और वो है कोलेजन रिंकल्स आईज। यानी हमारी जो आईज हैं, उनका अंदर कोलेजन का मात्रा कितना है, और वो हमें पता लग जाता है बाहर से देखने पे। जो ये पार्ट होता है, आंखों का जो ये पार्ट होता है, अगर यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेजन रिंकल आई। यानी यहाँ पे जो आंखों के अंदर जो रिंकल्स होना चाहिए, जो कोलेजन होना चाहिए, वो कोलेजन नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी यहाँ का कम हो गया है और रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं। क्लियर है मन जी? तो यहां से रिंकल देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कोलेजन रिंकल आई है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज स्किन पिगमेंटेशन, और ये है अंडर आई सर्कल। आंखों के नीचे जो काले निशान बन जाते हैं, काले स्पॉट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किन पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल इंडेक्स। और ये भी हम बाहर से देख के आइडिया लगा सकते हैं। और ये क्यों होता है? डार्क सर्कल जो बनते हैं ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और खासकर बनते किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। और इसका जो सबसे बड़ा, सबसे मेन रीजन है, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। क्या है सर? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से अंडर द आई सर्कल बन जाते। तो यहाँ पे आप कोई भी मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, ताकि जो स्पॉट बन रहे हैं आंखों के नीचे, कालापन आ रहा है, वो खत्म हो सके। उसके बाद आता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, और वो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फ मतलब समझिए ब्लड, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। यानी हमारी आंखों के अंदर अगर ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाए तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो विजन है या आई इंडेक्स है, वो प्रभावित हो सकता है। तो अगर किसी का लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, मतलब उसकी आंखों में जो ब्लड जाना चाहिए वो पूरा पहुंचेगा नहीं, तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विजन इश्यूज हो सकते हैं।
उसका आई इंडेक्स कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो बताना नहीं है किसी को, एंड दैट इज रिलैक्सेशन अंडर द वर्टिकल, यानी वर्टिकल पोजीशन में, इस पोजीशन में, लंबे पोजीशन में हमारे जो आईज हैं उनका रिलैक्सेशन मसल्स का कैसा होता है। इससे क्या होता है, इससे आंखों में भारीपन हो सकता है अगर ये ज्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिमा, और एडिमा को कॉमनली हम बोले तो एडिमा मतलब होता है बॉडी के अंदर, अगर बात करें पूरी बॉडी में अगर एडिमा की बात करें तो एडिमा मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एडिमा। लेकिन हम बात करें आंखों का, तो अगर आंखों में एडिमा है तो क्या है, आंखों के अंदर होता है एक पार्ट जिसको बोलते हैं रेटिना, सुना है सर? रेटिना। एक होता है कोर्निया, कोर्निया और रेटिना के बीच में जो सेल्स होती हैं, अगर वो सेल्स रप्चर हो जाएं तो उन सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के क्या करेगा, वो आंखों के अंदर एडिमा कॉज कर सकता है। इससे क्या होता है, इससे आंखों में भारीपन रहेगा, आंखों में खुजली होता रहेगा, या जो विजन प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है। तो कोरोना और कोर्निया और रेटिना के बीच में जो सेल्स हैं, अगर वहां पे जो सेल्स रप्चर हो जाएं, फट जाएं, और उनका जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, आंखों में एडिमा यानी आंखों में भारीपन या सूजन भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आई सेल एक्टिविटी, यानी हमारी आंखों के अंदर जो कोर्निया है, कोर्निया का एक्टिविटी या मूवमेंट कैसा होता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय आई सेल्स एक्टिविटी। और ये क्या करता है, ये हमारे विजन को इंपेयर कर सकता है। अगर आई सेल एक्टिविटी कम है तो हमारा विजन भी कम हो सकता है, हमारा को देखने में दिक्कत या उसको आई साइट प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट में आता है विजुअल फटीक। विजुअल मतलब देखने में जो चीजें हमें दिखती हैं, अगर आंखों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या किसी और कारण से, चाहे वो धूल मिट्टी घुस जाना हो, टॉक्सिन चले जाना हो, जब आंखों के अंदर थकान हमें महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड विजुअल फटीक। और इसको साफ करने के लिए वी कैन ऐड आई ड्रॉप, आंखों के अंदर हम आई ड्रॉप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आई साइट प्रॉब्लम है, एडिमा है, आई सेल एक्टिविटी कम है, या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले, वो ऐड करेंगे विजन केयर। क्या देंगे सर? विजन केयर। विजन केयर के साथ साथ आपने 100% देना है एक सप्लीमेंट जिसका नाम होता है ओमेगा। क्या देना है सर? ओमेगा। चाहे वो आप दें हिमालयन बेरी से, ओमेगा 3 ड्रॉप से, ओमेगा 3 कैप्सूल से, या दें फ्लैक्सीड से। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं अकाई बेरी जूस। क्या ऐड करेंगे सर? अकाई बेरी जूस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों को अच्छा करेगा। प्लस अकाई बेरी के अंदर पाई जाती है एक बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी जिसका नाम होता है ब्लूबेरी। क्या होता है? ब्लूबेरी। और ब्लूबेरी स्पेशली काम करती है हमारी आईज पे, जो भी आंखों में प्रॉब्लम है ना उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ब्लूबेरी सप्लीमेंट। क्लियर सर? बिल्कुल। उसके अलावा हम जैसे मैंने बताया विजन की ऐड करेंगे, ओमेगा ऐड करेंगे, अकाई बेरी ऐड कर सकते हैं, और आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं आंखों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। क्लियर सर? सो दिस इज ऑल अबाउट आईज। कोई सवाल सर हेमंत जी? बस ये तो हो गया इंटरनल सर। ट्रिपल स्टेम सेल को अपडेट करने के बिल्कुल लिए। सर, ट्रिपल स्टेम सेल मैंने क्यों बोला नहीं, कहीं भी एक जगह बोला है, लेकिन ट्रिपल स्टेम सेल आप हर जगह पे हर केस में ऐड कर सकते हैं। वो तो जैसे नाम लगते हैं ना, मिस्टर हेमंत जी, मिस्टर हरीश कुमार, वो मिस्टर है, मतलब सबके साथ लगेगा पहले वो, अगर बजट है तो। बजट भी देखना चाहिए सर, अगर बजट है तो वी मस्ट ऐड ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, पाउडर और टैबलेट। क्लियर सर? जी। तो वो तो सब राइट। में चलेगा। नेक्स्ट बात करें हम अगली रिपोर्ट की, जो है हमारे पास बहुत सिंपल है, और यहाँ पे हम देखेंगे फैटी एसिड रिपोर्ट कार्ड। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। अगर फैटी एसिड की मात्रा कम आए उसको बढ़ाने के लिए हम ऐड करेंगे क्या, हिमालयन बेरी, या ओमेगा 3, या फ्लैक्सीड, या ओमेगा 3 ड्रॉप या कैप्सूल। बस इतना ही इसमें। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन बढ़ जाती है। अगर फैटी एसिड का बनना कम हो जाए बॉडी के अंदर तो इंफ्लामेशन यानी एलर्जीज, खुजली, दर्द होना ज्यादा होगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और इसको बढ़ाता है ओमेगा सप्लीमेंट। कौन बढ़ाता है सर? ओमेगा सप्लीमेंट। ओमेगा सप्लीमेंट। बस इतना सा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलर्जन, यानी वो चीजें जो हमारी बॉडी में बाहर से या अंदर से जब कांटेक्ट में आती हैं
तो वो क्या एलर्जी कॉज कर सकती हैं। एलर्जी कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं एलर्जेंस, जो हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ देखना है और देख के बताना है कि आपको इस चीज से एलर्जी हो सकती है। जैसे देखें, बैक्टीरियल एलर्जी, अगर इसकी मात्रा ज्यादा आ जाए तो ये बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन से एलर्जी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या बोले खुजली हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एक डॉक्टर ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर समझदार है वो डॉक्टर साहब हमेशा आपसे पूछते हैं आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो इंसानों के अंदर एलर्जी कॉज कर देती हैं। उसका अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिट्रोलोगस सिरम, यानी ऐसा कोई भी ब्लड सैंपल जिससे हमें एलर्जी हो, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है केन मिक्सचर, ये केमिकल होता है, इससे एलर्जी होगी तो दिखेगा। इपॉक्सी केमिकल है, क्विनोलाइन केमिकल है। माइक्रोब इन्फेक्शन, अगर किसी को माइक्रोब, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हो फंगस या हो वायरस, अगर इन्फेक्शन उनसे एलर्जी होगा तो वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। उसके बाद रेडिएशन से एलर्जी होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट केमिकल है, काबा मिक्सचर केमिकल है, यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हेयर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुत्ते से, बिल्ली से, गिलहरी से एलर्जी हो जाती है या खरगोश से एलर्जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उनके बाल स्किन से कॉन्टेक्ट में आते हैं दैट कॉज एलर्जी, और ये आप यहां से हम पता लगा सकते हैं कि एलर्जी हो सकती है या नहीं। नेक्स्ट आता है पेंट एलर्जी। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब घरों में पेंट होता है या पेंट के आसपास हो जाते हैं, स्मेल से ही उनको एलर्जी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पेंट एलर्जी। नेक्स्ट है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एलर्जी। नेक्स्ट केमिकल है कुछ, फॉर्मल्डिहाइड, लैनोलिन और क्लोराइड, अगर इनसे एलर्जी होगा तो यहां से हम उसको देख सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल, एलर्जी है या नहीं है। अब अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो क्या रेकमेंड करना है? अगर कोई भी एलर्जी हो, कोई भी, तो हम देंगे एलर्जी केयर। क्या देंगे सर? एलर्जी केयर, आता है ना सर तुम्हारे पास एलर्जी केयर? बिल्कुल आता है। उसके साथ साथ हम जरूर ऐड करेंगे ओमेगा। क्या ऐड करेंगे सर? ओमेगा, क्योंकि वो भी बॉडी में एलर्जी को कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे इम्यूनो रिच। क्या ऐड करेंगे सर? इम्यूनो रिच, या काउ कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि ये भी एलर्जी को कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं नोनी जूस, एलोवेरा जूस, गोल्ड तुलसी, एंटी पोल्यूशन ड्रॉप, या जो भी सप्लीमेंट हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स कहें, गंदगी कहें, उसको निकालने में हेल्प करता है या जो करता है डिटॉक्सिफिकेशन, वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं फुट पैच। क्या ऐड कर सकते हैं सर? फुट पेज। वो भी एलर्जी को कम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलर्जी। अब इसमें हम एक हाँ जी हीट जी, हीट एलर्जी जैसे आजकल आम समस्या हो गई सर, वो इसमें नहीं आएगा उसमें सर। क्या प्रोडक्ट है हमारे कीवा इंडस्ट्री, कीवा काइपो में? सर वीट एलर्जी के लिए भी कुछ है नहीं हमारे पास। वीट एलर्जी के किसी को है ना, हाँ, है हमारे पास, और वो है हमारे पास हाई प्रोटीन फॉर्मूला। क्या है सर? हाई प्रोटीन फार्मूला, हाँ, वो हम दे सकते हैं। क्योंकि वीट एलर्जी क्या होता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन एंटेरोपैथी। क्या बोलते हैं? ग्लूटेन एलोपैथी, ग्लूटन एंटीरोपैथी। ग्लूटन क्या है? ग्लूटन अपने आप में एक प्रोटीन है। क्या है सर? अपने आप में प्रोटीन प्रोटीन। है। और वो निकल पाया जाता है गेहूं के अंदर। तो जिसको क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये होती है जन्मजात। कैसी होती है? जन्मजात, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि उस इंसान का जो बॉडी है ना, वो गेहूं से बने प्रोटीन को, ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे वो गेहूं की रोटी खाता है, उसको लूज मोशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लूटन एंटेरोपैथी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम देंगे एक ऐसा प्रोटीन जिसमें गेहूं ना हो, और वो हमारे पास है हाई प्रोटीन फॉर्मूला। उसके साथ साथ हम इसे दे सकते हैं मील रिप्लेसमेंट पाउडर, क्योंकि उसके अंदर भी व्हीट प्रोटीन नहीं होता। ठीक है सर? ओके। ओके। अदरवाइज उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम क्या करेंगे, बस गेहूं की बजाय, गेहूं से जो प्रोटीन चाहिए उसको हम हाई प्रोटीन फॉर्मूला से या दे देंगे एमआरपी से, ताकि प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में ना होवे। नेक्स्ट आता है आगे आपके सामने जो बात कर रहे थे, और वह अमीनो एसिड। क्या है सर? एमिनो एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? इसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में टोटल चाहिए होते हैं 22। कितना चाहिए होता है सर?
हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए हर रोज 22 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। कितने प्रकार के सर? 22 प्रकार के। उनमें से 15 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। कैसे बना लेती है सर? खुद खुद बना बना लेती है। लेती है। उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? नॉन एमेशियल। नॉन इसेंशियल, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी उनको खुद ब खुद बना लेती है। लेकिन 7 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? इसेशन। इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी वो हमारी बॉडी में बन नहीं सकते, उनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। और इसके अंदर आते हैं जैसे लाइसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, वैलिन होता है, लुसिन होता है, आर्जिनिन होता है। ये ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, इनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। और इनको अगर हम बाहर से ना लें तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। और प्रोटीन अगर कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा भी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स और हार्मोन बनते हैं, सॉरी, एंजाइम और हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से। किससे बनते हैं सर? प्रोटीन से। एंजाइम एंड हार्मोन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ऐसा बोला जाता है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यानी सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ना वो बनते हैं प्रोटीन से, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाने में हेल्प करते हैं और प्रॉपर फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं एंजाइम। तो अगर प्रोटीन या अमीनो एसिड कम होगा तो क्या होगा? बॉडी में एंजाइम भी कम बनेंगे, उससे हमारा डाइजेशन, हमारी फिजियोलॉजी, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन में एंजाइम नहीं होते। और हमें हम बात करें इसेंशियल अमीनो एसिड का, यानी वो 7 जरूरी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, उनको हम लेते हैं बाहर से। और उनका जो बेस्ट सोर्स हमारे पास है वो है हाई प्रोटीन फॉर्मूला। क्या है सर? हाई प्रोटीन फार्मूला। और मील रिप्लेसमेंट पाउडर। इन दोनों के अंदर जो 7 के 7 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो 7 अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉपर प्रोटीन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है शानदार हो जाता है, बॉडी के अंदर कमजोरी नहीं रहती, बॉडी के अंदर हार्मोन एंजाइम अच्छे से बनते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारी जो जिंदगी का निर्माण होता है ना उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी बनाता है बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे एंजाइम। ये कम हो जाएगा तो बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और खासकर मैं बात करूं बच्चों का, किनका सर? बच्चों का। बच्चों का। इंडिया के अंदर ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के अंदर, और उसको बोलते हैं पीईएम। क्या बोलते हैं? पीईएम। सुना है सर कभी पीईएम? ये होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन और एनर्जी दोनों का बॉडी में जब बच्चों के शरीर में कमी हो जाए तो बच्चे हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब बच्चे जिनकी हड्डियां ऐसी हो जाती हैं, सारा ढांचा दिखता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन है। तो बच्चों को अगर पीएम से बचाना है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करना है, इम्यूनिटी को बेहतर करना है, या अडल्ट चाहते हैं उनका इम्यून सिस्टम शानदार काम करे, बॉडी में कमजोरी ना आए, थकावट ना रहे, बॉडी एक्टिव बनी रहे, हार्मोन एंजाइम अच्छे से काम करें, तो हमें देना पड़ेगा हाई प्रोटीन फॉर्मूला या मील रिप्लेसमेंट पाउडर, ताकि हमारे शरीर में कोई भी अमीनो एसिड डेफिशिएंसी ना हो। क्लियर सर? जी। कोई सवाल सर इसमें हेमंत जी? नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब लास्ट में पहुंच चुके हैं और लास्ट में ना कुछ रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ जो हमें बताना है ना सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है और वो आता है वेट कंट्रोल। क्या आता है सर? वेट कंट्रोल। यानी यहाँ पे सबसे पहले आता है टारगेट वेट, यानी जिस इंसान का हम एनालिसिस कर रहे हैं
उसका वजन कितना होना चाहिए, ये होता है टारगेट वेट। यानी अगर उसका वेट इतना हो जाए तो वो बिल्कुल हेल्दी है, एज पर हिज हाइट, वेट, एज पर हिज हाइट, सेक्स एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखें, अगर 53 है टारगेट वेट और यहाँ पे लिखा है वेट कंट्रोल, यानी उसको अपना 1 किलो अगर वजन कम कर देगा तो उसका वेट बिल्कुल आइडियल हो जाएगा। तो ये यहां से हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो है बॉडी फॉर्म असेसमेंट। क्या है सर? बॉडी फॉर असिस्टेंट। बहुत सिंपल सा है, यानी कुल मिला के हमारे बॉडी को या हमें 100 में से कितना नंबर मिलता है। अगर नंबर मिलते हैं 70 से कम, कितने से कम सर? 70 से कम। तो बॉडी क्या है, अभी ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक काम आपका चल रहा है। लेकिन अगर आपको स्कोर मिलता है 70 से ज्यादा और 80 से कम, तो मतलब आप पास हैं। क्या है सर? पास हैं, एवरेज पास में। अगर स्कोर है 80 और 90 के बीच में, मतलब बॉडी आपकी बहुत शानदार कंडीशन में होती है। इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं। इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है, नरिशमेंट के अंदर आता है, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, और वो है ओबेसिटी डिग्री ऑफ द बॉडी। यानी उस शरीर में जिसका हमने चेकअप किया है उसके अंदर मोटापे का प्रभाव कितना है। और यहाँ पे देखिए कितना है, 101%। कितना है सर? 101.1%। अगर 100% है मतलब वेट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जितना ज्यादा होगा मतलब उसकी बॉडी में उतना ज्यादा फैट की मात्रा है। अगर ये हो जाए 130% मतलब बॉडी में 30% ओबेसिटी के बढ़ चुका है। कितना सर? ओबेसिटी और का जाल बढ़ चुका है। हाँ, और 150 हो जाए तो मतलब 50% ओबेसिटी बढ़ चुकी है। जो वेट होना चाहिए ना उसका 50% वेट आपका ज्यादा हो चुका है। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। नेक्स्ट है BMI। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम आइडिया लगाते हैं कि हमारी वेट जो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, हम ओवर वेट है या है ओबीज, बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है जो रिपोर्ट है, और वो है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। क्या है सर? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। रेट, BMR। और ये है, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में ये है 1299 किलो कैलोरी। ये क्या है? ये है हमारे शरीर का, हमारा वजन, हमारी हाइट, हमारा सेक्स, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से हमारी बॉडी को कम से कम कितना कैलोरीज हर रोज चाहिए। दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। अपनी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए हमें कितना कम से कम कैलोरीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। यानी ये क्या है? हमारे शरीर की एक दिन का कम से कम कैलोरी का रिक्वायरमेंट जो हमें खाने से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट आता है, कोई काम का नहीं है, BCM बताने की जरूरत तो भी ये जो आ रही है आगे जो रिपोर्ट के पास में 1299, हाँ, 1299 ये इतना मेंटेन करना है कैलोरीज। कम से कम इतना लेंगे ना तो बॉडी में कमजोरी नहीं आएगा, जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा बना रहेगा। कम लेंगे तो क्या होगा, बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। ठीक है सर? मतलब ये, अब ये मानो अगर मतलब इतना ये भी वो, इंडिकेट करता है, ये भी नहीं नहीं, इंडिकेट करता है। आप ये मानो सर अगर वो इतना लेता है ना तो बॉडी बहुत शानदार रहेगी, उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत बेहतर रहेगा, वजन ना बढ़ेगा ना कम होगा। अगर कम लेगा तो वजन घटेगा, ज्यादा लेगा तो वजन बढ़ेगा। आप ये मानो ये हमारी बॉडी का फिट रहने का कैलोरी रिक्वायरमेंट। क्या है सर? ये कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर वेट को मेंटेन करना है, हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, तो हमें इतना कैलोरी हर रोज लेना चाहिए। एज पर रिपोर्ट से हम देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पता लगता है कि हम जो खाना खाते हैं ना, अब उस खाने की कैलोरी देखिए, अगर ज्यादा कैलोरी लेंगे तो मतलब आपको चाहिए कम, लेंगे ज्यादा तो वजन बढ़ सकता है, और चाहिए आपको ज्यादा, लेंगे कम तो वजन आपका कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट, जरूरत कितना है। ठीक है सर? ओके। लास्ट वाला बताने की जरूरत नहीं है, बॉडी सेल मास बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये BMI आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे BMI था, अगर 18.5 से कम है तो वजन कम है, 22.9 तक है तो स्टैंडर्ड वेट है, 23 से ज्यादा है तो ओवर वेट है, 24.9 है तो ओबेसिटी का शुरुआत हुआ है, 29.9 है तो लेवल 1 ओबेसिटी है, 30 से ज्यादा है तो लेवल 2 ओबेसिटी है, और BMI अगर आ जाए 40 से ज्यादा वो है
खतरनाक लेवल का मोटापा। क्लियर सर? खतरनाक लेवल का मोटापा। हाँ जी, बीएमआई यहां से जो आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट आगे हमने बात लिया अमीनो एसिड का, बात हो गया है। अब ये देखिए लास्ट पार्ट है आगे रिपोर्ट का, और यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, आपके पास समय नहीं है पूरी रिपोर्ट को बताने का, तो सीधा आप यहाँ पे आके भी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। एक तो हमें मिलता है अबाउट द प्रोबेबली हिडन प्रॉब्लम। क्या मिलता है सर? अबाउट द प्रोबेबली हिडन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी ये वो प्रॉब्लम है जो है हिडन। क्या है? हिडन है। यानी छुपी हुई। यानी ये प्रॉब्लम ऐसी है जो बॉडी के अंदर सेल के लेवल पे शुरुआत हो चुकी हैं, लेकिन अभी शरीर में इनका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, या कभी कभी दिखाई देता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर इनको हम इग्नोर करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। अभी सेल के लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। दैट इज कॉल्ड हिडन प्रॉब्लम, यानी छुपी हुई प्रॉब्लम ये बन जाएंगी, ये समस्या बन जाएंगी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। जैसे कार्डियो है, ब्रेस्ट है, अमीनो एसिड है, ये बता देगा कि किस 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 पार्ट में या किस किस चीज में आपको अभी अपना जो नीड है बॉडी का पूरा करना है ताकि प्रॉब्लम ना होए। क्लियर सर? ओके। मतलब जो बॉडी में शुरुआत हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड हिडन प्रॉब्लम। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब हेल्थ ट्रेंड। यानी यहाँ पे वो प्रॉब्लम आएंगी, वो कंडीशन आएंगी जो हमारी बॉडी में सेल के अंदर शुरुआत हो भी चुकी हैं, और कहीं ना कहीं आपको उसके जो लक्षण है अपनी बॉडी में दिखाई भी देते हैं, आप उनको फील भी करते हैं। वो आप यहां से देख के बता सकते हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब हेल्थ ट्रेंड। यानी ये प्रॉब्लम बॉडी में शुरुआत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको ये फील भी होती होंगी। अगर कंट्रोल नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, सप्लीमेंट नहीं लिया, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपको बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर है हेमंत जी? हेलो हेमंत जी, है क्या? ओके, सो ये है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब हेल्थ ट्रेंड। तो ये जो दो लास्ट की रिपोर्ट है ना, यहाँ पे अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो सीधा आप लास्ट में जंप करके बता सकते हैं कि कहां पे आपको केयर करना है और कहां पे अभी शुरुआत हो रहा है। जो शुरुआत हो रहा है, हेमंत सर आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई आपकी आवाज। सॉरी सर, वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे लास्ट की रिपोर्ट्स का, जहां पे था सबसे पहले अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हिडन प्रॉब्लम, यानी ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में शुरू हो चुकी हैं लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। और लास्ट में आता है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब हेल्थ ट्रेंड, यानी ऐसे इश्यूज जो बॉडी में शुरू भी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हमें उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बन जाएंगी, बीमारियां बहुत जल्दी इनसे होने की संभावना आपको हो सकती है, आपको इनका देखभाल करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो लास्ट पेज पे जाके आप देख सकते हैं क्या कुछ उसको हम सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। हेमंत सर ठीक है? जी 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 जी। जी बताइए सर, कुछ ऐड करना है सर, कुछ पूछना है? हाँ, इसको सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड था, आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ था रिकॉर्डिंग। ऑन है सर रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ओके ओके। तो सर यहाँ पे हमारा सर 4G। एक क्वेश्चन आया है हमारे बीच में, जी सर। जिसमें चाइल्ड ADHD हाँ के जी हाँ बारे जी, में। बिल्कुल सर, वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी समाप्त हो गया है। देखिए जो 12 साल से बच्चे हैं, हमने बात किया था 12 साल से छोटे बच्चे का हम जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जांच करेंगे ना तो वहां पे दो ही चीजें आती हैं। एक तो आता है मल्टीविटामिन के बारे में शायद, और एक आता है ADHD के बारे में। अभी ADHD क्या होता है? इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपरट्रॉफी डिसऑर्डर। क्या है हेमंत जी? बड़ा खतरनाक नाम है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपरट्रॉफी डिसऑर्डर। अटेंशन मतलब कंसंट्रेशन कहीं या कहीं एकाग्रता, डेफिशिएंट मतलब कमी, हाइपर एक्टिव यानी कंसंट्रेशन एक काम में पढ़ाई लिखाई में नहीं है, लेकिन क्या है? हाइपर एक्टिव है। कैसा है? हाइपर खेल एक्टिव। कूद में, मौज मस्ती में बहुत तेज है।
इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना क्लास के अंदर जाके कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब बोलते हैं ना पहुंचते खेल के मैदान में तो वो बन जाते हैं चैंपियन, बन जाते हैं सर ना। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम कहलाती है एडीएचडी। और ये आज के समय बच्चों के अंदर स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना पेरेंट्स, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई का मन नहीं है, उससे हो जाता है एडीएचडी प्रॉब्लम। तो बच्चों को थोड़ा छूट देना चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील करें। स्ट्रेस होगा तो एडीएचडी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि शायद पढ़ाई में बच्चा अच्छा ना हो, लेकिन उसके पास ना कुछ ऐसी क्वालिटी हो जाती है जिसमें बहुत शानदार हो जाता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था तारे जमी पे, देखिए सर। बिल्कुल, तारे ज़मीन पे। उसमें जो बच्चा था ना, कैसा था, पढ़ाई में बहुत कमजोर था लेकिन पेंटिंग में बहुत शानदार था। उसको प्रॉब्लम था एडीएचडी। उसी प्रकार एक बच्चा था जिसने पूरे दुनिया में इतिहास कायम किया, और उस बच्चे का नाम था माइकल फेल्प्स। क्या था सर? माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, टेन PHELPS। सुना है सर फेल्प्स? नहीं सर। सुना है तो नहीं, सुनो सर, सुनना उसको जाके। माइकल फेल्प्स दुनिया का एकमात्र इंसान है जिसने ओलंपिक्स में जीते हैं अकेले ने 32 मेडल। कितना मेडल सर? 32 वो 32 में से ना 25 गोल्ड मेडल। कितना? 25 गोल्ड। और इंडिया इंडिया ना पूरे इतिहास में आज तक ओलंपिक में पूरा देश 100 साल से ज्यादा हो गए 25 गोल्ड नहीं जीत पाए, और उसने अकेले ने 25 गोल्ड और जीते हैं 4 सिल्वर और कुछ ब्रॉन्ज, कुल मिला के 32 मेडल जीते हैं अकेले माइकल फेल्प्स ने। लेकिन उसको भी था एडीएचडी प्रॉब्लम। क्या था? एडीएचडी। लेकिन एडीएचडी। प्रॉब्लम क्या कि वो अमेरिका का था, तो अमेरिका के लोग समझते थे कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं वो स्कोर लगा दो, उसको लगा दिया तो तैराक बन जा। क्या बन जा? उसको मजा आ गया तैरने में और बन गया वर्ल्ड का चैंपियन। हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ रहा है, पिटाई करो, कंप्लेन करो। अगर बच्चा नहीं पढ़ता ना, ही कैन हैव एडीएचडी प्रॉब्लम। जो काम में वो अच्छा है ना, उसको उसमें लगा दो, वो उसको बहुत शानदार कर देगा। सो दिस इज एडीएचडी। क्लियर हेमंत जी? बिल्कुल क्लियर सर। तो हमारा सेशन डे 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर 4G ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच।